Disclaimer. This video is a fan-made narrative and explanation of a fictional story. It does not include or reuse any official audio, video, music, or other copyrighted material from any platform. All voiceovers, narrations, and scripts are completely original and independently created by the creator. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी ट्यूब की उस दुनिया में जहां हर कहानी अपने साथ लाती है एक नया रहस्य, नया रोमांच और ढेर सारी भावनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ आपको मिलेंगी थ्रिलर से भरपूर कहानियाँ, अद्भुत साई-फाई फैंटेसी की झलक और दिल को छू जाने वाली लव स्टोरीज जो हर बार आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। तो चलिए अब वक्त है आज की कहानी में खो जाने का। विवान को देखकर विराज का शरीर कांप उठा। पुरानी बातें याद करके जो याद नहीं करनी चाहिए थीं, उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखी। लेकिन फिर उसकी आंखें ठंडी हो गईं, गुस्से से भरीं, बल्कि बहुत ज्यादा गुस्से से। दांत पीसते हुए उसने कहा, विवान, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आज यहां सिर्फ अच्छा वक्त बिताने आया हूं। यहां की चीजों का मेरे सिंह परिवार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन औषधि घराना की घटिया गोलियों की बिक्री, गैर कानूनी दुकानें, कानून न्याय हॉल और औषधि भवन ने जो कानून और नियमों के हिसाब से बंद की गई है। तुमने रौनक शहर के कानून न्याय हॉल वालों को पीट दिया। मुझे डर है कि तुमने शाही कानून तोड़ डाच दिया। विराज जानता था कि विवान उसके बद्दे भाई को भी चोट पहुंचा सकता है। वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। आज वो यहां सख्ती करने नहीं, बल्कि कानूनी तरीके से औषधि घराना को सजा देने और विवान पर चुपके से हमला करने आया था। अब लगता है ये सही कदम था। विवान आया और बिना वजह पूछे उसने न्याय हॉल वालों को पीट दिया। साफ था कि वो गलत साबित हो गया। ये वही है, सिंह परिवार का विवान। इस बार 5 बड्ढे उम्मीदवारों की प्रतियोगिता है। हाँ, वही था। मैंने कहा था, ये नाम बहुत जाना पहचाना है। इस वक्त आसपास के कई लोगों ने एक एक करके विवान को पहचान लिया। सब एक्साइटेड हो गए। कोई आश्चर्य नहीं कि रौनक शहर के कानून न्याय दल ने इस बार औषधि घराना की दुकानें तोड़ने में इतनी सख्ती दिखाई। रौनक इंडस्ट्री के इतिहास में भले ही गैर कानूनी दुकानें थीं, लेकिन पहली बार दुकानों को सीधे तोड़ा गया। कोई न कोई वजह तो होगी। अब विराज और विवान का टकराव देखकर लोगों को अचानक समझ आया कि रॉय परिवार और औषधि घराना के बीच का झगड़ा असल में सिंह परिवार और विवान का झगड़ा है। मुझे याद है, औषधि घराना के मुखिया का बेटा अंशुमान लगता है विवान का अच्छा दोस्त है। क्या इसीलिए सिंह परिवार ने औषधि घराना पर हमला किया? शायद। विवान कौन है? विजयनगर का बड्ढा आदमी। 1 महीने में वो 5 देशों के बड्ढे खेल के दूसरे दौर के लिए सूरजनगर जाएगा। सिंह परिवार उससे टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता, तो उसके दोस्तों से शुरुआत कर रहा है। सुना है 5 देशों के बड्ढे मैच में कई शिष्य विवान की वजह से दूसरे दौर में पहुंचे, लेकिन वो सिंह परिवार का सौरभ था। दानव और रक्त पशुओं से भरा श्रृंखला में उसका विवान से झगड़ा हुआ था। दोनों ने लगभग एक दूसरे को मार ही डाला था। छी छी, इस सिंह परिवार में साफ तौर पर 2 बद्धी प्रतिभाएं हैं, लेकिन ये आपस में लड़ डाचकर जिंदगी और मौत का खेल बना रहे हैं। समझना वाकई मुश्किल है। चारों ओर बातचीत की आवाजें थीं, शोर मचा हुआ था, बहुत हलचल थी। औषधि घराना भी बेवकूफ बन गया। काफी देर बाद समझ आया कि असल वजह विवान है। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले उन्हें समझ नहीं आया कि ये सब कैसे हुआ। मालिक, मैं कहता हूं, हमारा और रॉय परिवार का कभी झगड़ा नहीं हुआ। अचानक सहयोग कैसे तोड़ सकते हैं? अब पता चला कि विवान की वजह से हमारे परिवार को बिना गलती के इतनी बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ी। ये तो नाइंसाफी है। सुपरवाइजर बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। हाँ, अगर ये हमारी गलती नहीं है तो क्या हम इसे बदल सकते हैं? आखिरकार रॉय परिवार को विवान से निपटना है, हमसे नहीं। मुझे लगता है ये ठीक योजना है। देखो, विवान ने आते ही रौनक शहर के न्याय हॉल वालों को पीट दिया। ऐसे में हम विजयनगर में कैसे रह पाएंगे? मुझे डर है कि इस मुसीबत से तभी निकल पाएंगे जब हम विवान से रिश्ता तोड़ देंगे। औषधि घराना के कुछ लोग बोल पड़े। चुप रहो, उमेश चंद्र ने सिर घुमाकर कहा। उसकी आंखें नाराज थीं। देखो, तुम थोड़ी सी मुसीबत में हो और क्या बन गए। उमेश चंद्र ने गुस्से से कहा, औषधि घराना को विजयनगर में बद्धा बनाने के लिए हम किस पर भरोसा करते हैं? क्या नाले में गिर जाए? तुम्हें लगता है कि इस मुसीबत से निकल भी गए तो विजयनगर में कैसे रह पाएंगे? दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे? और क्या, अगर विवान न होता तो अंशुमान आज क्या होता? मुझे परवाह नहीं कि दूसरे क्या करते हैं। हम औषधि घराना ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। उमेश चंद्र बहुत गुस्से में थी। हालांकि कुछ लोगों ने मुसीबत में ऐसा सोचा जिससे वो सचमुच डर गई। मालिक सही कह रहा है।
तुम्हें लगता है कि अगर हम विवान से रिश्ता तोड़ डांट देंगे तो रॉय परिवार हमें छोड़ डांट देगा? ये बहुत बेवकूफी है। आज रॉय परिवार ने हमें धमकाया है। अगर हम अब भी गुस्सा दबाएं और विवान को धोखा दें तो क्या हम इंसान हैं? औषधि घराना के कई लोग उमेश चंद्र का साथ दे रहे थे। बस अब और मत बोलो। मुझे यकीन नहीं कि सिंह परिवार विजयनगर में आसमान छू सकता है। वैसे भी ये बड़ी बात है। अगर हम गोलियां नहीं बेचेंगे तो सब भूखे मर जाएंगे। हाथ हिलाकर उमेश चंद्र ने आखिरी फैसला सुना दिया। एक तरफ चर्चा चल रही थी, दूसरी तरफ देवेश भी आजाद था। वो जानता था कि वो सिंह परिवार की नाव पर सवार है। उसके लिए हार मानना नामुमकिन था। वो बस आखिर तक जा सकता था। इसके अलावा विवान एक प्रतिभाशाली आदमी है और सिंह परिवार विजयनगर का बड्ढा खानदान है। साथ ही रॉय परिवार और औषधि भवन भी हैं। किसे चुनना है ये एक नजर में साफ था। विवान, तुमने विजयनगर के सरकारी अधिकारियों को सडडे चेक पर पीटकर शाही कानून पर बेच दिया। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि नगर रक्षक के पास जाकर बात साफ करो, वरना गुनाह और बढ़ेगा और तुम्हें हल्की सजा नहीं मिलेगी। चिल्लाते हुए देवेश ने न्याय हॉल के ढेर सारे लोगों के साथ विवान को घेर लिया। क्यों? ये जगह इतनी हलचल वाली क्यों है? तभी दो जवान लड्ढके अपने साथियों के साथ भीड़ में घुस आए। दोनों को देखकर भीड़ हट गई। ये सफेद तलवार कबीले के जवान मालिक दक्ष और तन्मय थे। हालात देखकर दोनों ने माहौल समझ लिया। क्या हो रहा है? रौनक शहर की न्याय हॉल टीम विवान को कैसे घेर सकती है? ये तो ठीक नहीं है ना। एक बार विवान ने उन्हें खूब डांटा था। अब विवान को मुसीबत में देखकर वो बहुत खुश हो गए। उन्होंने हालात के बारे में भी पूछा। ये विवान आज भी है? अरे अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। कहानी जानकर दोनों बहुत एक्साइटेड हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं। वो भिड्ड के सामने खड़े होकर तमाशा देखने लगे। शाही कानून के खिलाफ तुम्हारी न्याय हॉल टीम, चाहे जो भी हो, मनमाने ढंग से दुकान तोड़ देती है। मेरी राय में कानून तोड़ने का शक तुम पर ही है। देवेश और उसके साथियों को देखकर विवान ने तिरस्कार भरी नजर से देखा और ताना मारा। गैर कानूनी कार्रवाई, हास्यास्पद। देवेश ने ताना मारा। हमारी न्याय हॉल टीम को लोगों की शिकायत मिली थी। औषधि भवन के 2 दवा विशेषज्ञ हमारे पक्ष में गवाही दे रहे हैं। औषधि घराना की गोलियां घटिया हैं। ये कार्रवाई कानून और नियमों के मुताबिक है। मुझे लगता है तुम्हें बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए। सही बात है। हमारे अमृत हॉल की जांच के बाद औषधि घराना की गोलियां खराब हैं। सोच विचार के बाद हमने औषधि घराना की किसी भी दवा और सामग्री पर रोक लगाने का फैसला किया। अब से अगर मुझे पता चला कि कोई परिवार औषधि घराना के साथ दवा या जड्डी बूटी का कारोबार कर रहा है, हमारा अमृत हॉल उस पर रोक लगाएगा और उस परिवार के साथ हर तरह का सहयोग तोड़ देगा। कुछ कदम आगे बढ़कर जिम्मेदार आचार्य मुकेश ने गर्व से औषधि घराना के खिलाफ रोक का ऐलान कर दिया। ये शब्द सुनते ही पूरा चौक मानो बम फटने जैसा हो गया। रौनक इंडस्ट्री के सारे कारोबारी जानते हैं कि औषधि घराना रौनक इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने और विजयनगर का बड्ढा परिवार बनने में कामयाब हुआ, क्योंकि वो दवाइयों की सामग्री उगाता और बेचता था। साथ ही वो रॉय परिवार से गोलियां लेता और बेचता था। कह सकते हैं कि औषधि घराना अमृत हॉल की दवाइयों की वजह से ही उठा था। लेकिन अब अमृत हॉल ने औषधि घराना पर रोक लगा दी और किसी भी ताकत को उसके साथ कारोबार करने से मना कर दिया। ये साफ तौर पर औषधि घराना की कमर तोड़ने जैसा है। कोई मौका नहीं देना। औषधि भवन की ताकत कैसी है? पूरे तेज भूमि महाद्वीप में वो बेजोद्दा है। मायालोक राज्य की राजधानी में ये सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वो औषधि घराना और पूरे मायालोक राज्य को रोकना चाहता था। कोई दूसरी ताकत उसके साथ सहयोग करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। औषधि घराना का पतन तय था, कोई चालबाजी की गुंजाइश नहीं। मुकेश के ये बोलते ही न सिर्फ लोग सन्न रह गए, बल्कि औषधि घराना के सारे लोगों के चेहरे बदल गए। उमेश चंद्र ने फुसफुसाते हुए कहा, मुकेश, हमारा अमृत हॉल के साथ कोई झगड़ा नहीं है, है ना? तुम सचमुच ऐसा करना चाहते हो? ऐसा करके अमृत हॉल ने औषधि घराना को मुश्किल हालत में धकेल दिया। मुकेश ने धीरे से कहा, जो लोग वक्त को समझते हैं वही नायक हैं। अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो अपने औषधि घराना को दोष दो। तुम कुछ लोगों के बहुत करीब हो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं। कुछ लोग जो इज्जत और सम्मान की कदर नहीं करते, भले ही प्रतिभाशाली हों, वो सिर्फ नीच लोग हैं। अगर तुम उनके करीब हो, भले ही हमारा औषधि भवन उन्हें सजा न दे, जल्दी या देर से दूसरी ताकतें उन्हें खत्म कर देंगी। ये शब्द सुनते ही सबने विवान की ओर देखा। ये औषधि घराना को सलाह नहीं थी, ये साफ तौर पर धमकी थी, और इसका मतलब बहुत साफ था। तथाकथित कुछ लोग
सीधे विवान की ओर इशारा करते थे। क्या अमृत हॉल विवान से लड़ना चाहता है? इस वक्त सब हैरान थे और शांत नहीं हो पा रहे थे। रास्ते में विवान को कई लोगों का साथ मिला था, लेकिन कई ताकतों का दबाव भी झेलना पड़ रहा था। उनमें सबसे बड़ा सिंह परिवार था। विवान अब तक जिंदा था क्योंकि उसे आर्यव्रत ट्रेनिंग कॉलेज के शुद्धेश, प्रथमपुर के मास्टर यशवर्धन और राजा अमरेंद्र का साथ मिला था। लेकिन अमृत हॉल के शामिल होते ही हालात तुरंत बदल गए। अमृत हॉल की ताकत कैसी है? ये रॉय परिवार नहीं है। रॉय परिवार का कारोबार भले बड़ा हो, लेकिन दत्ता परिवार और छायानगर के बड़े अधिकारियों पर उसका असर सीमित था। लेकिन औषधि भवन अलग है। रक्त पवित्र भूमि, ऑर्गन हॉल और दूसरी बड़ी ताकतों की तरह अगर वो एक शब्द बोलता तो पूरा मायालोक राज्य हिल जाता और उसके लिए कांप उठता। कह सकते हैं कि अगर अमृत हॉल सचमुच विवान को सजा देना चाहता तो भले ही विवान प्रतिभाशाली हो, उसके लिए बचना बहुत मुश्किल होता। एक पल के लिए भीड़ तेल से भरे तवे की तरह शोर में डूब गई। बस अब खत्म। अमृत हॉल को नाराज करने के बाद भले ही शुद्धेश और दूसरे लोग साथ हों, विवान के लिए इसे संभालना मुश्किल होगा। उसने अमृत हॉल को कैसे नाराज कर दिया? ये तो बहुत लापरवाही है। सिंह परिवार और औषधि भवन का मिलन बड़ी बात है। इससे पूरी शाही राजधानी का नक्शा बदल सकता है। लोगों की बातचीत में विवान का चेहरा नहीं बदला। उसने मुकेश को धीरे से देखा, बोल लिया। सब सन्न रह गए। विवान का चेहरा, जिसमें डर का नामो निशान नहीं था, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम क्या कहना चाहते हो? मुकेश ने भौहें चढ़ाई। लोगों की नजरें विवान पर टिक गईं कि वो क्या कहेगा। मैं कहना चाहता हूं, तुम्हें अमृत हॉल का प्रतिनिधित्व करने का क्या हक है? विवान ने ताना मारा। मेरा दिन। ये शब्द सुनते ही सब लोग बेवकूफ बन गए, लगभग पागल हो गए। औषधि घराना की जबान जैसे खुल ही नहीं रही थी। सोचा था कि विवान कुछ कहेगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो सीधे अपमान करेगा। तुम क्या हो? ये तो अमृत हॉल रौनक इंडस्ट्री मुख्यालय का जिम्मेदार आदमी है, पहली लेवल का हकीम मुकेश। आमतौर पर गोलियों से जुद्दी सारी ताकतें उसे इज्जत देती हैं। इसके अलावा अमृत हॉल में गोलियों का बंटवारा खुद मुकेश तय करता है। हर दिन न जाने कितने परिवार उससे मिलने आते हैं। साथ ही अमृत हॉल पूरे मायालोक राज्य में हकीमों की ग्रेड की पहचान को भी कंट्रोल करता है। चाहे कोई जड्ढी बूटी वाला हो, किसी परिवार का हकीम हो या रत्न भवन का प्रशिक्षित हकीम, उसे अमृत हॉल की पहचान पास करनी पड़ जाती है। यहाँ तक कि शाही हकीमों को भी कोई खास छूट नहीं मिलती। इससे साफ है कि औषधि भवन की ताकत कितनी बद्धी है। क्या विवान इतनी हिम्मत रखता है कि सीधे अमृत हॉल रौनक शहर मुख्यालय का अपमान कर दे? ये बात करने की बात नहीं, ये तो दिमागी खराबी है। लोग डरे हुए और हैरान थे, लेकिन विराज, तन्मय और बाकी लोग बहुत खुश थे। खासकर विराज, जो एक्साइटमेंट से कांप रहा था। इस बार दत्ता परिवार और रॉय परिवार के रिश्तों के जरिए उन्होंने अमृत हॉल के जिम्मेदार मुकेश को औषधि घराना को रोकने के लिए लाया था। दरअसल सिंह परिवार और अमृत हॉल के बीच कोई गहरा रिश्ता नहीं था। वो औषधि भवन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अमृत हॉल के लिए विवान को दबाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अब विवान ने मुकेश को इतना गुस्सा दिला दिया कि वो विवान के घमंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? विवान की आवाज पढ़ाते ही मुकेश पहले सन्न रह गया, फिर गुस्से से कांपने लगा। उसके पूरे शरीर से जैसे कातिलाना हवा निकल रही थी, जो विवान पर बुरी तरह दबाव डाल रही थी। बदबूदार लड्डचके, तुमने मुझे बेइज्जत करने की हिम्मत की। क्या तुम सोचते हो कि तुम प्रतिभाशाली हो और मेरा औषधि भवन तुम्हें सजा नहीं दे सकता? रुको, मैं अभी अमृत हॉल के बड़े अधिकारियों को बताऊंगा और छायानगर के दत्ता परिवार से कहूंगा कि तुम्हें 5 देशों के खेल में अयोग्य करार दे। तुम्हें सीधे जेल में डालकर सख्त सजा दी जाएगी। मुकेश इतना गुस्से में था कि पहली बार किसी जवान लड़के ने उसकी नाक पर उंगली रखकर डांटा, वो भी रौनक इंडस्ट्री में इतने लोगों के सामने। अगर उसे मौका नहीं मिला तो वो भविष्य में रौनक इंडस्ट्री में लोगों से कैसे मिलेगा? पूरा मैदान हंगामे में डूब गया। ये तो आसमान बदलने की लय थी। विवान वाकई बहुत घमंडी है। वो सोचता है कि 5 देशों की प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा तो कुछ भी कर सकता है। अमृत हॉल की ताकत के साथ वो सचमुच छायानगर के दत्ता परिवार से बात करना चाहता है। शायद छायानगर का दत्ता परिवार दबाव न झेल पाए और विवान की खेल की योग्यता रद्द कर दे। लेकिन लोगों के हैरानी और उत्तेजना के बीच अचानक भीड़ के बाहर से एक जोरदार दहाड़ा सुनाई दी। मुकेश, तुम कुत्ते के बच्चे, तुम्हें अमृत हॉल का प्रतिनिधित्व करने का हक किसने दिया? इस दहाड़े के साथ मैदान पर हड्डकंप मच गया। भीड़ फट से बिखर गई और गुस्साए लोगों का एक समूह पीछे से आ धमका।
मास्टर विनीत आने वाले को देखकर जो गर्व और रौब से भरा था, बड्ढे अधिकारी मुकेश सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आया कि मास्टर विनीत यहां क्यों आए। वो कुछ समझाना चाहता थे कि एक जोरदार थप्पड़ मुकेश के चेहरे पर पड़ा। वो कई मीटर दूर उड़ गया, जैसे कोई मरा हुआ कुत्ता जमीन पर पड़ा हो। कुत्ते जैसी बातें। इस घमंड में औषधि घराना पर रोक लगाकर विवान से निपटने की कोशिश। तुम और मैं मंजूरी के लिए ऊपर रिपोर्ट करते थे। बस विदेशी मामलों के हॉल का एक मैनेजर विवान को रोकने और खतरे का प्रतिनिधित्व करने का तुम्हें क्या हक है? अगर तुम अपने काम के जिम्मेदार नहीं हो, बल्कि ली और सिंह परिवारों के कुत्ते हो, तो क्या तुम मेरे औषधि भवन के मैनेजर बनने लायक हो? तुम अब भी दत्ता परिवार को बताना चाहते हो तुम इसके लायक भी हो? वाह, मैं तुम्हें साफ बता दूं, तुम मुकेश को विनीत ने औषधि भवन से निकाल दिया। अब से तुम मेरे औषधि भवन के जिम्मेदार नहीं हो और तुम्हें मेरे औषधि भवन की ओर से कोई फैसला लेने का हक नहीं। निकाल जाओ। मास्टर विनीत का गुस्सा जैसे पहाड़ गिरने और ज्वालामुखी फटने जैसा था। सब लोग सन्न रह गए, एक पल के लिए उन्माद में आ गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। शांत, पूरा सन्नाटा। इस वक्त पूरा मैदान चुप, सबकी आंखें फटी की फटी, लगभग पागल। मुकेश जो जिम्मेदार था, अब कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था। उसने चेहरा पकड़ दाच लिया और हैरान था। औषधि घराना, रॉय परिवार, सिंह परिवार, दक्ष, तन्मय और वहां मौजूद कई लोग भी उलझन में थे। ये क्या हो रहा है? उपस्थित कई लोग विनीत को नहीं जानते थे, लेकिन उनके हकीम के कपड़े से साफ था कि वो दूसरी लेवल का हकीम था। जाहिर है औषधि भवन का बद्धा सदस्य। लेकिन जैसे ही मुकेश ने ऐलान किया कि वो औषधि घराना पर रोक लगाएगा और विवान से निपटेगा, मास्टर विनीत गुस्से में दौड़ा पद्धा। उसने मुकेश को थप्पड़ाहट मारा और औषधि भवन से निकाल दिया। इसका मतलब क्या है? साफ है कि मुकेश का जिम्मेदार होने का फैसला औषधि भवन का फैसला नहीं था। इसके अलावा आम हालात में भले ही मुकेश ने गलती की हो, उसे सीधे बेइज्जत करके निकालने की जरूरत नहीं थी। जाहिर है यह मामला सिर्फ अमृत हॉल के फैसले का नहीं, बल्कि अमृत हॉल के अंदरूनी फैसले से भी बहुत अलग है। लोग और ज्यादा हैरान थे कि विनीत ने विवान का जिक्र किया। ये विवान कौन है? लोग इधर उधर देखने लगे। इतने सारे लोगों में सिर्फ एक शख्स था जिसे धूल रहित कहा जा सकता था, और वो था विवान। क्या विवान और मास्टर विनीत के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जो हमें नहीं पता? लोग हैरानी से सोचने लगे। दूसरों को शक था और रॉय परिवार के लोग घबरा गए। मास्टर मुकेश को अमृत हॉल रौनक इंडस्ट्री की दुकान से बुलाया गया था और वो उनकी दुकान का समर्थन करने वाले और व्यापार का हिस्सा भी थे। लेकिन अब मास्टर मुकेश को एक थप्पड़ से जमीन पर गिरा दिया गया था। सिर्फ बड़े लक्ष्मीकांत ही थे जो मौके पर विनीत से बात कर सकते थे। मास्टर विनीत खुद को रोक न पाए। लक्ष्मीकांत आगे बढ़े और बेचैनी से बोले, हालात समझने की कोशिश में। लेकिन उनके कुछ बोलने से पहले ही विनीत ने उन्हें ठंडी नजरों से घूरा। लक्ष्मीकांत, तुम दवा बनाने वाले कमरे में हकीम हो। अगर तुम वहां दवा नहीं बनाते तो यहां क्या कर रहे हो? उनकी आवाज दब गई। विनीत की लगभग जानलेवा नजरें देखकर लक्ष्मीकांत के बाकी शब्द गले में अटक गए। मुझे याद है, तुम्हारा और अमृत हॉल का 2 साल का समझौता अभी बाकी है ना मुकेश? डॉट 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 डॉट
सिर घुमाकर विनीत ने पुकारा। हाँ मास्टर विनीत, मुकेश आगे आए। लक्ष्मीकांत का समझौता तुरंत रद्द कर दो। आज से लक्ष्मीकांत हमारे औषधि भवन में पूर्णकालिक हकीम नहीं रहेंगे। साथ ही मैं लक्ष्मीकांत के हकीम मूल्यांकन की तस्वीरों और सामान को ध्यान से देखना चाहूंगा, ताकि पता चले कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। मैं किसी झूठे हकीम को अपने नंबरों की नकल करके बाहर जाकर मेरे औषधि भवन की इज्जत खराब करने की इजाजत नहीं दे सकता, विनीत ने कहा। हाँ, मुकेश ने सिर हिलाया। उल्टा हो गया। लक्ष्मीकांत का चेहरा सफेद पड़ गया और वो लगभग रोने वाला था। मास्टर विनीत उसे औषधि भवन से बाहर निकालना चाहते थे। उन्होंने न सिर्फ उसे औषधि भवन से निकाला, बल्कि उसे हकीम की मान्यता से भी हटाने की पूरी कोशिश की। हो सकता है दूसरा हकीम ऐसा कहे, लेकिन मास्टर विनीत कौन है? वो न सिर्फ औषधि भवन के दूसरे लेवल के हकीम हैं, बल्कि औषधि भवन सान्या के करीबी दोस्त भी हैं। वो औषधि भवन के आंतरिक मामलों के जिम्मेदार हैं। अगर वो बोलना चाहते हैं तो कौन टोकने की हिम्मत करेगा? मास्टर विनीत लक्ष्मीकांत के मुंह के कोने कांप रहे थे और वो अभी भी दया मांगना चाहता था। उसके बोलने का इंतजार किए बिना विनीत ने भौहें चढ़ाईं। कानून लागू करने वाला विभाग, मैंने उसे नहीं पकड़ा। मैं अच्छे से जांच करूंगा कि इस शख्स ने इतने सालों में मेरे औषधि भवन में कोई नियम तो नहीं तोड़ा। अगर कुछ मिला तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। हाँ, शुरुआती दिनों में अमृत हॉल के कानून लागू करने वाले कमरे के लोग आगे आए और लक्ष्मीकांत को घेर लिया। लक्ष्मीकांत के पैर कमजोर हो गए, लेकिन वो विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। 2 लोग उसे पीछे ले गए। और इस आदमी को, इसे भी ले जाओ, यहाँ बेइज्जती से पड़ा रहे। विनीत ने मुकेश की ओर इशारा किया। 2 और कानून लागू करने वाले लोग उसे मरे हुए कुत्ते की तरह पीछे खींच ले गए। विवान, प्लीज हमारे बड़े लक्ष्मीकांत के लिए दया मांगिए।
ये देखकर कुणाल डर गए और उन्होंने जल्दी से विराज से मदद मांगी। बड़े लक्ष्मीकांत अमृत हॉल में उनके रॉय परिवार के समर्थक हैं। अगर बड़े लक्ष्मीकांत को कुछ हुआ तो वो भविष्य में अमृत हॉल के साथ धंधा कैसे करेंगे? शायद उनका पूरा परिवार टूट जाएगा। उनका चेहरा लाल हो गया था। विराज ने देखा कि हालात ठीक नहीं है। वो पलटकर यहां से भागने को तैयार था, लेकिन कुणाल ने मदद मांगी और वो इसे अनदेखा नहीं कर सका। थोड़ा हिचकिचाने के बाद विराज 2 कदम आगे बढ़ा और बोला, मास्टर विनीत, मुझे नहीं पता कि मास्टर लक्ष्मीकांत और मुकेश ने क्या गलतियां की हैं। आप मास्टर को कैसे नाराज कर सकते हैं? भले ही वो दोनों अमृत हॉल के हकीम हों, उन्हें अमृत हॉल के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। मास्टर विनीत, प्लीज इस बारे में फिर से सोचिए। हालांकि वो अमृत हॉल का दूसरा लेवल हकीम है, वो सिंह परिवार का शिष्य भी है, राजा धृतराष्ट्र का पोता और राजा यशवंत का बेटा। वो राजा की राजधानी में अपनी पहचान का दावा करता है और उसका कुछ रुतबा है। जब तक वो गुजारिश करता है, दूसरा पक्ष उसे इज्जत दे सकता है और लक्ष्मीकांत व मुकेश को छोड़ सकता है। विराज को बोलते देख उसका चेहरा पूरी तरह राख हो गया था। लक्ष्मीकांत और मुकेश निराशा में डूब गए। घमंडी, तुम क्या हो? मैं अमृत हॉल के आंतरिक मामलों को देख रहा हूं, तुम बीच में बोलना चाहते हो? विनीत ने भौहें चढ़ाई और विराज को घूरा। क्या तुमने इस आदमी से बात की? मैं। विराज की आवाज दब गई, जैसे उसने कोई मरी मक्खी खा ली हो। उसका चेहरा बदसूरत था और वो लगभग खून उगलने वाला था। मैं विराज हूं, राजा यशवंत का दूसरा बेटा। अपने गुस्से को दबाकर विराज ने मूड शांत किया और कहा, ओह, तो ये राजा यशवंत का दूसरा बेटा है। विनीत ने सिर हिलाया और उसका चेहरा शांत हो गया। विराज का दिल खुशी से झूम उठा। लगता है कुछ होने वाला है। मन ही मन खुद को डांटा कि बेवकूफ था, पहले क्यों नहीं आया, अपनी पहचान क्यों नहीं बताई, इतना बुरा हाल क्यों कर लिया। वो कुछ कहने ही वाला था कि विनीत ने भौहें उठाई और ताने मारते हुए कहा, लेकिन टूटी नसों वाला बेकार आदमी मेरे सामने मुंह खोलने का हकदार है। उसे अपनी औकात देखने की जरूरत है। तुम जैसे लोग मुझसे गुजारिश करने की हिम्मत करते हो। मैं सचमुच स्वर्ग और धरती को नहीं जानता। अगर तुम्हारे पिता मेरे सामने खड़े हों तो भी वो ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करेंगे। तुम क्या चीज हो? निकल जाओ। मुझे लगता है ये सब बकवास है। विनीत की बदतमीजी ने वहां मौजूद सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। सब हैरान थे और अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। क्या ये सचमुच अमृत हॉल में दवा बनाने वाला मास्टर है? ये तो किसी गली के गुंडे जैसा लगता है जो गालियां दे रहा हो। अगर वो किसी गुंडे से ऐसा कहता तो कोई हैरान नहीं होता, लेकिन अमृत हॉल के दवा बनाने वाले मास्टर से ये बेकार और अजीब लग रहा था। तुम। सबसे ज्यादा परेशान विराज था, जो कांपता रहा और देर तक कुछ बोल नहीं पाया। उसका चेहरा लाल था और उसने मुंह से पुराना खून लगभग उगल दिया। वो खुद को रोक नहीं पाया और बोला, भले ही तुम अमृत हॉल में हकीम हो, तुम सिंह परिवार के सामने मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। मेरे पिता मायालोक राज्य के शांतिप्रिय मंत्री हैं। अगर तुम ऐसा कहते हो तो क्या तुम सिंह परिवार को नाराज करने की हिम्मत कर सकते हो? उसे डांटना ठीक है, लेकिन अपने पिता की बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या? विनीत का चेहरा अचानक उदास हो गया और उसकी आंखों से चाकू जैसी ठंडी चमक निकली। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तुम एक दूसरे लेवल के हकीम को डराने की कोशिश कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो फिर से बोलो। तुम्हारे अभी के शब्दों से, मानो या ना मानो, मैं तुम्हारा सिर जमीन पर पटक दूंगा। सिंह परिवार में वापस जाओ। मैं डरने वाला नहीं। अगर सिंह परिवार में दम है तो यशवंत को औषधि भवन में मुझसे मिलने भेजो। विनीत गुस्से में था। विराज का चेहरा कई बार बदल गया और वो खुद को कई बार थप्पड़ मारना चाहता था। मुंह सस्ता है, बहुत सस्ता है। हकीम और ताकतवर मास्टर सब पागल लोगों का समूह है। उनसे किस बात की लड़ाई? गाली देना ठीक नहीं था? अच्छा। विनीत को घूरते हुए विराज गुस्से से कांप उठा। तुमने मुझे घूरने की हिम्मत की? एक जोरदार थप्पड़, पट! विराज जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून निकल आया। अगर तुम मेरे सामने बदतमीजी करोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। विनीत ने तिरस्कार से देखा। क्या बकवास है। इस थप्पड़ ने पास खड़े सभी लोगों को हैरान कर दिया। सब दंग रह गए। यशवंत का दूसरा बेटा सीधे बाहर गिर गया। यह तो बहुत रोमांचक है, लेकिन विनीत के साथ आए अमृत हॉल के कर्मचारियों के चेहरों पर कोई भाव नहीं था। वो इसकी आदत थे। उल्टा वो लोगों की हरकतों से नफरत करते थे। इन्होंने पहले कभी ऐसी दुनिया नहीं देखी। सिंह परिवार का एक छोटा बच्चा मास्टर विनीत के सामने घमंड करने की हिम्मत करता है। क्या वो नहीं जानता कि मास्टर विनीत क्या है? मास्टर विनीत का गुस्सा बहुत तेज है।
उन्हें अमृत हॉल में लोहे का चेहरा, बिजली का देवता उपनाम दिया गया था। यहां तक कि पहली लेवल के हकीम भी उन्हें देखकर सांस लेने की हिम्मत नहीं करते। सिंह परिवार का एक जवान मास्टर इतना दुस्साहस कैसे कर सकता है? क्या वो मौत को बुला रहा है? युवा मास्टर, सिंह परिवार के 2 रक्षक जो साथ आए थे, होश में आए और विराज की मदद के लिए दौड़े। दोनों कांप रहे थे, विवान के आदेश का इंतजार कर रहे थे। जल्दी मेरी मदद करो। टूटा दांत थूकते हुए विराज ने विनीत की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे बस शर्मिंदगी और गुस्सा महसूस हो रहा था। वो कोई छेद ढूंढना चाहता था। इस वक्त वो और क्या कह सकता था? ये वो नहीं है जो वो सिंह परिवार का एक छोटा शिष्य तय कर सकता है। उसे पहले वापस जाना होगा और अपने माँ बाप को बताना होगा। विवान, आप नहीं जा सकते। विराज को जाते देख रॉय परिवार ने साथ छोड़ दिया। जैसे ही वो चला गया, सिंह परिवार तो ठीक था, लेकिन उनका रॉय परिवार मरने वाला था। ये सब दत्ता परिवार की उकसाहट थी, जहां देवयानी रहती थी। लेकिन कुणाल के चिल्लाने पर भी विराज वापस नहीं लौटा और सीधे भीड़ में गायब हो गया। सब खत्म हो गया। कुणाल अंधेरे में जमीन पर बैठ गया। धम! दूसरी तरफ मुकेश और लक्ष्मीकांत ने आंखें घुमाईं और बेहोश हो गए। टीम कैप्टन, अब हम क्या करें? रौनक इंडस्ट्री के कानून लागू करने वाले दल के एक सदस्य ने पूछा। तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता? देवेश, जो पहले घमंडी और ताकतवर थी, दुख में डूब गई। वो बुरी तरह डरी थी और रोने वाली थी। उसने सोचा था कि इस बार सिंह परिवार, अमृत हॉल और रॉय परिवार के साथ वो औषधि घराना को खत्म करने निकली थी, ताकि कुछ अतिरिक्त पैसा कमा सके और कुछ निजी रिश्ते बना सके। लेकिन कौन जानता था, अचानक सब बदल जाएगा। पलक झपकते ही औषधि भवन के 2 मास्टर पकड़े गए। सिंह परिवार के युवा मास्टर को पीटा गया और रॉय परिवार बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो माफी मांगने आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन विराज को सीधे पीटे जाते देखकर वो इतना डर गया कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। वो बस एक तरफ हट गया और बुरी तरह कांपने लगा। सब खत्म हो गया। वो जानता था कि इस बार वो लोहे की दीवार से टकरा गया था। शायद उसकी टोपी भी उतर जाएगी। विनीत, जो पहले ताकतवर और गंभीर था, ने अचानक अपना रवैया बदला। वो जल्दी से विवान के पास आया और माफी मांगी। मुझे अभी पता चला कि यहाँ क्या हुआ था। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। ये सब मेरी गलती है। मैंने अमृत हॉल को ठीक से नहीं संभाला, जिससे आप नाराज हो गए। दवा बनाने की कला में बदलाव के बाद से विनीत विवान के प्रति सम्मान और विश्वास रखता है। वो गुस्सैल शख्स है, लेकिन एक बात में अच्छा है। वो उन लोगों के लिए खुला और ईमानदार है जो दवा बनाने में उससे बेहतर हैं, न कि उन लोगों के लिए जो अपनी पहचान की वजह से रवैया बदलते हैं। मास्टर विनीत, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, ये जानते हुए कि ये मास्टर विनीत की गलती नहीं है। विवान स्वाभाविक रूप से उससे नाराज नहीं होगा। विवान, इस वक्त मास्टर विनीत के पीछे अंशुमान और विवेक भी दौड़कर आए। ये अमृत हॉल के मास्टर विनीत हैं और विवान के दोस्त हैं। उमेश चंद्र के पास आकर अंशुमान ने परिचय कराया। मास्टर विनीत। उमेश चंद्र आगे आया, थोड़ा डरते हुए, बस सलाम करने को तैयार। हाँ, ये औषधि घराना परिवार के मास्टर हैं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। 2 कदम आगे बढ़ते ही विनीत ने उमेश चंद्र का हाथ पकड़ लिया, जोर से हिलाया और बहुत एक्साइटमेंट दिखाया। उमेश चंद्र को विनीत ने पकड़ लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। क्या मजाक कर रहे हो? आप औषधि भवन के दूसरे लेवल के हकीम हैं। मैं तो बस विजयनगर का एक छोटा परिवार का मुखिया हूं। जब मैं औषधि भवन जाता हूं तो आपके मामलों के जिम्मेदार शख्स से मिलना भी मुश्किल होता है। आप दवा बनाने की दूसरी लेवल के मास्टर हैं। आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि वो मन ही मन हैरान था, लेकिन वो ये भी जानता था कि विनीत का इतना एक्साइटमेंट अपने परिवार की वजह से नहीं, बल्कि विवान की वजह से है। ये सोचकर उमेश चंद्र भावुक हो गया। औषधि भवन में दूसरी लेवल का दवा बनाने वाला मास्टर भी बहुत सम्मानित है। ये कहना ज्यादा नहीं कि वो लोगों में ड्रैगन और अग्नि गरुड़ की तरह हैं। मुझे खुशी है कि अभी मेरा मन नहीं डगमगाया। मैं विवान के साथ मजबूती से खड़ा रहा, वरना अभी भी कुछ बाकी रह जाता। जहां तक उन औषधि घराना के लोगों की बात है जिन्होंने चुपके से कहा था कि वो विवान से अलग होना चाहते हैं, वो पहले ही शर्म से लाल हो चुके थे और सिर भी नहीं उठा पा रहे थे। मास्टर विनीत, अभी औषधि भवन के मुकेश ने ऐलान किया था कि औषधि घराना को जड़ी बूटी देने पर रोक लगेगी।
वो अब औषधि घराना के साथ गोलियों में सहयोग नहीं करेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? उमेश चंद्र ने पूछा। हाँ, विवान बातें कर रही है और हंस रही है। रास्ते में विनीत ने रॉय परिवार, औषधि घराना और अमृत हॉल के रिश्तों को समझ लिया था। उसने मुकेश की ओर देखा, जो पीछे कीचड़ की तरह पड़ा था, और तिरस्कार से बोला, उसने क्या किया? अगर उसने ऐसा कहा तो यह बकवास थी। औषधि घराना की जड़ी बूटियां हमेशा अमृत हॉल को दी जाती रही हैं। हम उनके साथ सहयोग कैसे बंद कर सकते थे? अब से जब तक औषधि घराना की जड़ी बूटियां हमारे औषधि भवन में आती हैं, उनकी कीमत बाजार से 20% ज्यादा होगी। साथ ही हमारे औषधि भवन ने रॉय परिवार के साथ सारे सहयोग खत्म कर दिए हैं। रॉय परिवार को हमारी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। कोई भी ताकत या परिवार जो रॉय परिवार के साथ धंधा करता है, वो हमारे औषधि भवन से एक भी गोली नहीं ले पाएगा और न ही कोई जड़ी बूटी बेच पाएगा। धम! उसके इतना कहते ही पूरा माहौल उबल पड़ा। औषधि घराना का समय आ गया। जब तक औषधि घराना की जड़ी बूटियां बाजार कीमत से 20% ज्यादा पर खरीदी जाएंगी, तो औषधि घराना का ऊपर उठना मिनटों की बात है। अब से कोई भी औषधि घराना के साथ धंधा नहीं करना चाहेगा। और कुणाल ने यह सुनकर सिर झुका लिया। उसकी आंखें सफेद हो गईं और वो बेहोश हो गया। मास्टर, मास्टर! लोगों का एक समूह बचाव के लिए दौड़ा, दिल से दुखी, बहुत दुखी। रॉय परिवार की गड़बड़ देखकर लोग आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। कहना होगा कि इस बार रॉय परिवार ने पत्थर उठाया और अपने ही पैर पर मार लिया। पहले रॉय परिवार विजयनगर का बड़ा परिवार था जो औषधि भवन बन सकता था, लेकिन अब अमृत हॉल न सिर्फ उनके साथ सहयोग बंद कर रहा है, बल्कि उनके साथ धंधा करने वाली सारी ताकतों को भी रोकना चाहता है। ऐसे में रॉय परिवार के साथ धंधा करने की हिम्मत कौन करेगा? उनका गिरना तय है। मास्टर विनीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। औषधि घराना के लोग एक्साइटमेंट से औषधि भवन के लोगों के सामने झुक गए। ये मुसीबत एक अच्छी बात में बदल गई। ये ऐसी चीज थी जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं। विनीत ने उमेश चंद्र को उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, औषधि घराना की जड़ी बूटियों के साथ सहयोग के अलावा हमारा औषधि भवन औषधि घराना को एक खास दुकान के रूप में भी स्थापित करने जा रहा है। भविष्य में आप बिना किसी के पास जाएं हमारे औषधि भवन से हर तरह की गोलियां बिक्री के लिए ले सकते हैं। खास तौर पर हम औषधि घराना के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि औषधि घराना का इस्तेमाल खास असर वाली असली ऊर्जा औषधि को जोरदार तरीके से बढ़ावा देने के लिए बाहरी रास्ते के तौर पर किया जा सकता है। धम! इस बात ने जैसे भीड़ में एक जोरदार बम फोड़ दिया, जिससे सब हैरान रह गए। हे भगवान! औषधि घराना ये सिर्फ बालों के लिए नहीं, बल्कि आसमान में उड़ने वाला है। अब सबसे मशहूर औषधि भवन की ऊर्जा गोली का खास असर है। ये कह सकते हैं कि इसका कोई बाजार नहीं है। फिलहाल सिर्फ अमृत हॉल की अपनी दुकान से ही इसे खरीदा जा सकता है, वो भी बुकिंग करके। बाहरी रास्तों के लिए ये बहुत कम है। ये छोटा धंधा है, लेकिन अब इसने औषधि घराना के साथ सहयोग खोल दिया है, जिसे बाहरी रास्ते के तौर पर बढ़ावा देना है। इस तरह शायद औषधि घराना को कई दवा व्यापारी दहलीज तोड़कर आएंगे और वो पूरे मायालोक राज्य का नया अमीर बन जाएगा। क्या ये सच है? उमेश चंद्र को चक्कर आ रहा था। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। उसे लगा कि वो बेहोश होने वाला है। कई दवा परिवारों का सपना होता है कि वो अमृत हॉल की खास दुकान बने। ये बड़ा केक उनके परिवार के सिर पर आ गिरा है। ये सब किसी सपने जैसा लग रहा था। उमेश चंद्र ने खुद को जोर से चुटकी काटी और दर्द से उसके दांत दिख गए। ये कोई सपना नहीं था। औषधि घराना के बाकी लोगों की बात करें तो वो सब चक्कर खा रहे थे, खुशी से पागल हो रहे थे और खुद को रोकना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। ये सच है सत्येंद्र, अब से औषधि घराना से जुड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, विनीत ने कहा। औषधि घराना के लोगों का एक्साइटमेंट देखकर विनीत न हंस पाए न रो पाए, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये फैसला लिया था तो उनकी अपनी योजना थी। रॉय परिवार ने अमृत हॉल में मध्यम और छोटे लेवल की जड़ी बूटियों का 50% हिस्सा हथियार रखा था। अगर इसे जल्दी में रोका गया तो अमृत हॉल पर कुछ असर पड़ सकता था। औषधि घराना को समर्थन देने का मकसद था कि औषधि घराना रॉय परिवार की जगह ले ले। पहले सिर्फ जड़ी बूटियों की कीमत ही अमृत हॉल के दवा बनाने वालों को औषधि घराना के साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर इसमें खास बिक्री का हक जोड़ दिया जाए तो औषधि घराना को रॉय परिवार का पुराना बाजार हथियाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। इसके अलावा इस वक्त विनीत ने भी ऐसा ही फैसला लेने के बारे में सोचा था। पहले अमृत हॉल के पास कोई बेहतरीन चीज नहीं थी और वो अच्छी गोलियों की बिक्री के भरोसे
क्यूई के बाजार पर कब्जा किए हुए था। लेकिन अच्छी गोलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन तो नहीं हो सकता था। पर अब विवान की खास असर वाली असली ऊर्जा औषधि ने सिर्फ आधे महीने में पूरे मायालोक राज्य में टहलका मचा दिया था। ये कह सकते हैं कि अभी मायालोक के बड़े दवा व्यापारी और अमृत हॉल के व्यापारी सब अमृत हॉल की चापलूसी कर रहे थे और इसके साथ काम करने के लिए बेताब थे। अगर अमृत हॉल ने रॉय परिवार को रोक दिया तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। इनमें से विनीत के मन में औषधि घराना का इस्तेमाल करके मायालोक के बाहर के बाजार को खोलने का भी ख्याल था। खास असर वाली असली ऊर्जा औषधि इतनी शानदार और मशहूर थी कि ये जरूर जल्दी ही क्यूई से बाहर निकलकर उत्तर पश्चिम के 5 देशों के बाजारों पर कब्जा कर लेगी। हालांकि एक आधिकारिक संगठन के तौर पर अमृत हॉल दूसरों देशों को झनकी गोलियां नहीं बेच सकता था। आखिर हर देश का अपना औषधि भवन होता है और इलाके की सुरक्षा होती है। लेकिन औषधि घराना अलग था। बाहरी रास्ते के तौर पर औषधि घराना अमृत हॉल को उत्तर पश्चिम के 5 देशों के दूसरे बाजारों में घुसने, व्यापार में मुकाबला करने और ढेर सारा मुनाफा कमाने में मदद कर सकता था। बेशक एक सबसे बड़ा कारण यह भी था कि वो विवान से दोस्ती करना चाहता था। खास असर वाली असली ऊर्जा औषधि का नुस्खा विवान ने दिया था। औषधि घराना और विवान के बीच रिश्ते अच्छे थे। औषधि घराना को यह खास हक देना एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा था। जब पता चला कि यह कोई सपना नहीं था तो औषधि घराना खुशी से फूला नहीं समा रहा था। इससे आसपास के ढेर सारे लोगों की जलन भरी नजरें उन पर टिक गईं। विवान, मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं? मामला निपटाने के बाद विनीत ने मुस्कुराते हुए विवान की ओर देखा। औषधि भवन के मालिक, तुम अभी भी विवान से बात करना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं बस औषधि भवन जा रहा हूं। चलो साथ चलते हैं, विवान ने जवाब दिया। दरअसल विवान शनि और अंशुमान के लिए दिव्य सार सरोवर तैयार करने औषधि भवन जाना चाहता था। लेकिन औषधि घराना ने उसे थोड़ी देर के लिए रोक लिया था। तुरंत लोगों का एक समूह बाहर निकल गया। अच्छा, आधे रास्ते में विवान अचानक रुक गया और भीड़ की ओर देखने लगा। भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? विवान, ये हमारा काम नहीं है, हम तो बस मजा देखने आए थे। पीछे हटते हुए तन्मय और दक्ष, जो असल में भीड़ में घुसना चाहते थे, उदास चेहरों के साथ बोले। दरअसल वो ये देखने आए थे कि विवान की सजा कैसे होती है। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे और उनके दिल अचानक डर गए। दूसरी तरफ विराज भी लोगों को बर्बाद करने की हिम्मत करता है। नाराज मत हो, उन पर गुस्सा निकालो। देख रहे हो, मैं भूल गया था कि तुम दोनों पर मेरा ढेर सारा पैसा बाकी है। तुम्हारी 2 यादों की बदौलत चिंता मत करो। जब मैं अपना काम पूरा कर लूंगा तो मैं तुम्हारे परिवार से कर्ज मांगने जाऊंगा। इसकी चिंता मत करो, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मुड़ा और विनीत व बाकी लोगों के साथ चला गया। मैं, एक गंदा शब्द बोलकर तन्मय और दक्ष लगभग रोने लगे। वो सचमुच सिर्फ मजा देखने आए थे। इस वक्त उनके दिल टूट चुके थे। वो इतने सस्ते क्यों थे? उन्हें कुछ मजेदार देखना था। अब तो अच्छा हुआ वो खुद ही फंस गए। ये इतना बुरा क्यों है? उदास चेहरों के साथ वो सिर्फ विराज पर अपना गुस्सा निकाल सकते थे। सिंह परिवार, अच्छे से बर्ताव करो। विवान को भड़काने की हिम्मत मत करो। तुम ये कर सकते हो। विवान और उनके जाने के बाद रौनक इंडस्ट्री का तमाशा आखिरकार खत्म हो गया। कुछ लोग जो देख रहे थे वो भी एक एक करके चले गए। सिर्फ कानून लागू करने वाले दल का देवेश और कुछ लोग बचे थे जिनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। कप्तान, अब हम क्या करें? टीम के एक आदमी ने कांपते हुए सावधानी से पूछा। और क्या करूं? यहां से निकल जाओ, देवेश ने जवाब दिया। यहां तक कि विवान को भी पीट दिया गया था और रॉय परिवार का पतन हो गया था। अब औषधि घराना सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा था। यह अफसोस की बात थी कि वो यहां रुके हुए थे। उन्हें औषधि घराना की दुकानें तोड़ने दो। भले ही उन्हें 10 और हिम्मतें उधार मिल जाएं, वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। पूरे रास्ते घमंड से आए थे, लेकिन अब सिर्फ मायूस होकर जा सकते थे। देवेश और बाकी लोगों को जाते देख उमेश चंद्र की आंखों में ठंडी चमक आ गई। आज अगर विवान की कोशिश न होती तो औषधि घराना की दुकानें तहस नहस हो जाती। चिंता मत करो, मास्टर विनीत कानून लागू करने वाले दल को आसानी से छोड़ने नहीं देंगे। रौनक इंडस्ट्री में रुके एक अमृत हॉल के मैनेजर, जिसे औषधि घराना को सौंपा गया था, ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर विनीत का गुस्सा साफ दिख रहा था। वो पूरी तरह नफरत से भरा आदमी था। हम कानून लागू करने वाले इन लोगों को आसानी से कैसे जाने दे सकते हैं? इसके बाद अगला कदम उनका इंतजार कर रहा है। सोचिए कि कुछ लोगों का अगला बुरा अंत होगा। ये मैनेजर उनके लिए चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था।
वापस औषधि भवन की ओर। सान्या औषधि भवन की मालकिन को यह खबर मिली थी और वो सचमुच दरवाजे पर खड़ी थी उनका स्वागत करने के लिए। विवान, बहुत दिन हो गए। 5 बड़े देशों की दूसरी क्वालिफिकेशन के लिए बधाई, सान्या ने मुस्कान के साथ कहा। उनका चेहरा खूबसूरती से भरा था, ताजा और शानदार, जिससे लोगों को गहरा झटका लगा। ये बहन कौन है? बहुत सुंदर है। अंशुमान की आंखें चमक उठीं। वो पूरी तरह खो गया था। उसकी आंखें सिकुड़ गई थीं और वो बस इतना चाहती थी कि लार न टपके। शनि भी हैरान था, सदमे में था और मन ही मन हैरानी जता रहा था। खिकी बहन, ये छोटा भाई सचमुच मजेदार और विवान है। क्या ये तुम्हारा दोस्त है? सान्या ने अंशुमान की ओर देखा और हंस पड़ी। उनकी उपलब्धियों को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। अरे, ये छोटा भाई, लगता है इसमें कमाल की काबिलियत है। इतनी छोटी उम्र में महायोद्धा लेवल के आखिरी चरण में सबसे ताकतवर है। ये तो गजब है। अरे बहन, ये तो कहने की बात है। मैं कौन हूं अंशुमान? अगर मैं किसी को चुनूं तो वो सबसे शानदार प्रतिभा है। अगर ये इस मुकाबले के लिए नहीं होता तो मैं इसमें हिस्सा नहीं लेता, वरना मुझे 5 देशों की राष्ट्रीय सभा में उपविजेता होना चाहिए। अंशुमान शर्माया, बिल्कुल शर्मिंदगी के बिना सबके सामने जोर से बोली, क्या तुम उपविजेता हो? सान्या की आंखें चौड़ी हो गईं। बाकी लोग भी हैरान थे। उपविजेता क्यों? खांस 2 बार सूखी खांसी करके अंशुमान ने सिर खुजाया और मुस्कुराते हुए कहा, विजेता तो विवान होना चाहिए। मैं अंशुमान उपविजेता बनने वाला हूं। सब हंस पड़े और विवान की ओर देखने लगे। उन्हें बस यही लगा कि अंशुमान एक जिंदा दिल खजाना है। सान्या, ये अंशुमान है और ये शनि है। ये मेरे दोस्त हैं, विवान ने मुस्कुराते हुए परिचय कराया। औषधि भवन की मालकिन। इस बार हैरान होने की बारी अंशुमान और शनि की थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी खूबसूरत औरत औषधि भवन की मालकिन है। इसके अलावा वो विवान से इतनी अच्छी तरह वाकिफ थी। विवान तो बहुत ताकतवर है। कोई आश्चर्य नहीं कि अब भी अमृत हॉल ने औषधि घराना के लिए इतना बड़ा समर्थन किया। लेकिन ये सोचकर कि उन्होंने उससे मजाक किया था, अंशुमान की पीठ पर ठंडा पसीना छूट गया। उनका परिवार अभी अमृत हॉल से जुड़ा था। अगर दूसरा पक्ष नाराज हो गया और सहयोग बंद कर दिया तो उसके पिता उसके पैर तोड़ देंगे। खास सान्या, अभी मैं बस माहौल को मजेदार बनाने की कोशिश कर रहा था। हे, कोई गलती नहीं। आप बड़े दिल वाली हैं, बुरा मत मानिए। अंशुमान के पैर नरम पड़ गए और उसने उदास चेहरे से कहा, चिंता मत करो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। सान्या हंस पड़ी। उनकी नजरें अंशुमान और शनि पर पड़ी और वो सब हैरान हो गए। उनकी आंखें कितनी तेज थीं। वो अंशुमान और शनि की खासियतें कैसे नहीं देख पाती। दोनों न सिर्फ जवान थे बल्कि अपनी ताकत के आखिरी चरण में थे। उनकी सांसें भी खास थीं। ये सांस बहुत कमाल की थी, यहां तक कि वो एक रहस्यमयी योद्धा भी इसे खास महसूस कर रही थी। इन्होंने कौन सी ताकत हासिल की है? सान्या हैरान हो गई और विवान की ओर देखने लगी। वो अंदाजा लगा सकती थी कि अंशुमान और शनि की ताकत विवान से जुड़ी थी। एक तरफ अंशुमान पूरी तरह शर्मिंदा थी। वो भाव जैसे रोने वाली थी। अपनी मुंह फटता छोड़ो, औषधि भवन की मालकिन को छेड़ने की हिम्मत की। अगर औषधि भवन की बात सोचो तो क्या तुम खुद ऐसा नहीं कर सकते? विवान, तुम मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी औरत को फिर कभी नहीं छेड़ूंगा। छोटे कदमों से विवान के पास जाकर अंशुमान ने विवान के कान में फुसफुसाया। उसे लगा कि उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन सान्या की ताकत और आध्यात्मिक शक्ति ने अंशुमान की बातें तुरंत साफ सुन ली। तुम क्या बोले, छोटे खरगोश? अग्नि गरुड़ जैसी आंखें घूरते हुए सान्या की नजरें रुक गईं। कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। अंशुमान कांप उठी और उसे अचानक ठंड महसूस हुई। विवान ने भी चेहरा काली रेखाओं से ढक लिया। धम, उसे सिहरन हुई। उसकी औरत क्या है, इतना बदसूरत। वो और सान्या बहुत साफ और अच्छे थे। थोड़ी बातचीत के बाद लोग औषधि भवन के अंदर आ गए। विनीत से सान्या को पूरी कहानी पता चली। विनीत, इस मामले को तुम्हें संभालना है। हमारा औषधि भवन एक खास दुकान होने के नाते औषधि घराना के लोगों का इतना अपमान कैसे होने दे सकता है, खासकर रौनक इंडस्ट्री का, जो बहुत बेईमान है। हमारी औषधि भवन की दुकानें अगर वो चाहें तो तोड़ सकते हैं, सान्या ने ठंडी आवाज में कहा। उनका चेहरा उदास था। जी हां मालकिन, विनीत ने सिर हिलाया। उसने भौहें चढ़ाईं और कहा, मुझे याद है कि राजकीय सुरक्षा मंडल संस्थान की ज्यादातर गोलियां हमारे अमृत हॉल के साथ सहयोग करती हैं। मैंने तुरंत राजकीय सुरक्षा मंडल संस्थान के साथ सारे सहयोग रोक दिए और उनसे आज के मामले के बारे में हमें जवाब देने को कहा। मायालोक राज्य की राजधानी में
कुछ आधिकारिक संगठन जैसे गजराज, शाही रक्षक, राजकीय सुरक्षा मंडल संस्थान और यहां तक कि शाही सेना ज्यादातर अमृत हॉल से गोलियां खरीदते थे। ये कह सकते हैं कि मायालोक में ज्यादातर आधिकारिक दवा परियोजनाओं पर अमृत हॉल का लगभग कब्जा था। यही एक कारण था कि मुख्य जमीन की बड़ी ताकतें जैसे अमृत हॉल, किदियन और रक्त पवित्र भूमि हर जगह इतनी ताकत हासिल कर सकती थीं। कोई भी देश जो मजबूत होना चाहता है इन ताकतों के समर्थन के बिना नहीं रह सकता। विवान, विनीत की बात सुनो। तुम असल में अमृत हॉल आए थे। तुम्हें कोई काम था, पता नहीं क्या? औषधि घराना के मामले निपटाने के बाद सान्या ने फिर पूछा। मैं कुछ तरल दवा बनाने जा रहा हूं, विवान ने जवाब दिया। तरल दवा? हाँ, अमृत हॉल मेरे लिए यह सामग्री इकट्ठा करेगा। खर्चा असली ऊर्जा औषधि के हिस्से से काट लिया जाएगा। विवान ने एक कागज का टुकड़ा निकालकर सान्या को दे दिया। कौन सी दवा? नुस्खा लेते हुए सान्या ने नीचे देखा। हिस्सा। इस नजर में उसने तुरंत ठंडी सांस ली और उसका चेहरा हैरानी से भर गया। आकाशमणि रेत, दिव्य पत्ती, रक्त पैटर्न वाला लाल फल, ये सब चौथे लेवल की चमत्कारी जड़ी बूटियां हैं। सान्या का शरीर जोर से कांप उठा। विवान के दिए नुस्खे में 10 से ज्यादा तरह की जड़ी बूटियां थीं। उनमें से सबसे खराब तीसरे लेवल की चमत्कारी दवा थी। उनमें से कई चौथे लेवल की थीं। सान्या हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी गोली या तरल दवा को मुख्य सामग्री और दूसरी सामग्री में बांटा जा सकता है। इनमें से मुख्य सामग्री गोलियों के लेवल से जुड़ी सबसे अहम सामग्री होती है। आमतौर पर एक गोली के नुस्खे में सिर्फ 2 या ज्यादा चौथे लेवल की सामग्री चाहिए होती है, जिसे अक्सर चौथे लेवल की गोली माना जाता है। अब इस नुस्खे में 5 या 6 चौथे लेवल की चमत्कारी जड़ी बूटियां थीं। सान्या खुद को देखे बिना नहीं रह सकी। हालांकि विवान की मदद से उसने एक बार में 3 तरह की तीसरे लेवल की गोलियां बनाई थीं, लेकिन चौथे लेवल की गोलियां तीसरे लेवल की गोलियों से बहुत अलग थीं। तीसरे लेवल की गोलियां अभी भी छोटे लेवल की गोलियों में आती थीं, लेकिन एक बार जब वो तीसरे लेवल को पार करके चौथे लेवल में आती थीं, तो वो मध्यम लेवल की गोलियों के दायरे में आ जाती थीं। इनके बीच का अंतर छोटा मोटा नहीं था। पहले वो हकीम होने की वजह से 3 तरह की तीसरे लेवल की गोलियां बना पाई थी, लेकिन चौथे लेवल की गोलियां उसे सोचने पर मजबूर कर देती थीं। शायद वो इन्हें बना भी ना पाए। ये वो क्षेत्र था जिसका वो सालों से सपना देख रही थी, लेकिन इतने सालों में वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई थी। इससे पता चलता है कि ये कितना मुश्किल था। अगर तुम जड़ी बूटियां इकट्ठा करोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा, विवान ने कहा। ठीक है, सान्या ने सिर हिलाया और कोई सवाल नहीं पूछा। हालांकि उसका विवान से ज्यादा वास्ता नहीं था। वो जानती थी कि ये लड़का बहुत शांत था और कभी कोई अनिश्चित काम नहीं करता था। वो अपने इरादे में पक्का था। ये सोचते ही सान्या के मन में अचानक एक ख्याल आया। वो सोच रही थी कि क्या विवान के पीछे कोई बड़ा जानकार है। क्या इस बार वो अपने पीछे वाले शख्स को देखना चाहता था? विनीत, तुम मेरे औषधि भवन की ताकत का इस्तेमाल करके आधे घंटे के अंदर इन सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा कर लो, सान्या ने आदेश दिया। जी हाँ मालकिन, नुस्खा लेकर विनीत तेजी से बाहर चला गया। विवान, क्या तुम ये जड़ी बूटियां हमें ताकत देने के लिए इकट्ठा कर रहे हो? एक तरफ अंशुमान और शनि ये नजारा देख रहे थे और पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। बाहर जाने से पहले विवान ने साफ कर दिया था कि वो उन्हें रक्त आत्मा कुंड में ताकत देने के लिए ले जा रहा था, लेकिन अब वो उन्हें औषधि भवन ले आया और सामग्री इकट्ठी कर रहा था। उन्होंने सोचा उनके लिए तरल दवा बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हालांकि दानव और रक्त पशुओं से भरा खतरनाक पर्वत श्रृंखला में रक्त आत्मा कुंड 5 ताकतवर देशों की निगरानी में था और हर 5 साल में सिर्फ एक बार खुलता था। विवान उन्हें ताकत देने के लिए क्या कर सकता था? क्या ये सारी चमत्कारी जड़ी बूटियां थीं? वो अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सके। अगर ये इतना आसान होता तो रक्त आत्मा कुंड उत्तर पश्चिम के सारे देशों के लिए इतना बड़ा खजाना नहीं होता। ताकत देना। सामने सान्या तीनों की बात सुन रही थी और शक किए बिना नहीं रह सकी, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। यहां दोनों पक्षों ने विवान की 5 देशों की प्रतियोगिता के शुरुआती टेस्ट और खास असर वाली असली ऊर्जा औषधि की बिक्री के बारे में बात की। आधे महीने की छोटी सी अवधि में खास असर वाली असली ऊर्जा औषधि के आने से मायालोक राज्य में हंगामा मच गया था। पूरा बाजार कम आपूर्ति में था। हर दिन बड़ी ताकतें लोगों को औषधि भवन में दवा लेने भेजती थीं और लोगों की भीड़ ने औषधि भवन की दहलीज को लगभग तोड़ दिया था।
यहाँ तक कि दत्ता परिवार ने भी लोगों को औषधि भवन भेजकर खास असर वाली ऊर्जा गोली खरीदने के लिए अमृत हॉल से सहयोग करने की गुजारिश की थी। सान्या ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आखिर खास असर वाली असली ऊर्जा औषधि की बनावट अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंची थी। बाजार को जल्दी में खोलना अच्छा नहीं हो सकता था। सान्या की योजना थी कि पहले उत्पादन की स्थिरता और बाजार की मांग को अच्छे से समझ लिया जाए, फिर मुनाफे को बढ़ाने के लिए बाजार में पूरी तरह उतारा जाए। इसके साथ ही बिक्री की इस कोशिश के बाद उसने खास असर वाली असली ऊर्जा औषधि की गजब की ताकत को भी महसूस किया था। वो जानती थी कि एक बार ये गोली पूरी तरह बिक्री में आ गई तो शायद कुछ ही समय में ये क्यूई के मौजूदा दवा बाजार की पूरी व्यवस्था को तोड़ देगी। नजदीकी भविष्य में ये मायालोक से निकलकर उत्तर पश्चिम के 5 देशों के दूसरे बाजारों में घुस जाएंगी और सारे बड़े देशों के बाजारों पर कब्जा कर लेंगी। ऐसी बात बहुत अहम थी। इससे उत्तर पश्चिम के 5 देशों के बाजारों में हलचल मच सकती थी और देशों की ताकत में बदलाव आ सकते थे। इसलिए सान्या पूरी प्रक्रिया में बहुत सावधानी बरत रही थी। मास्टर सान्या औषधि भवन, ये चीजें आपके औषधि भवन के अपने फैसले हैं। मुझे यकीन है कि मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। आप जो चाहें कर सकते हैं। सान्या के समझाने पर विवान ने सिर हिलाया। उसने औषधि भवन को एक नुस्खा दिया जिसके मुताबिक औषधि भवन को अकेले प्रतिनिधि के तौर पर काम करने की इजाजत थी। बाकी के लिए वो दखल नहीं देगा। एक तरफ शनि और अंशुमान पूरी तरह हैरान रह गए। क्या हिम्मत है! हाल ही में बाजार में खूब चलने वाली खास असर वाली असली ऊर्जा औषधि क्या इतनी कम मात्रा में दी जाती है? मेरे प्यारे, दोनों का सिर चकरा रहा था और वे लगभग पागल हो गए थे। ऐसी कितनी बातें हैं जो उन्हें नहीं पता। वे दोनों पहले से ही विवान के सबसे करीबी दोस्त हैं, लेकिन फिर भी जितना ज्यादा वक्त वे विवान के साथ बिताते हैं, ये उतना ही उन्हें लगता है कि विवान का कोई ठिकाना नहीं। वो ऐसा है जैसे कोई गहरा कुआं जिसका अंत दिखाई नहीं देता। अंशुमान को विवान का औरतों के प्रति प्यार सबसे ज्यादा पसंद है। खैर, जब वो रक्त की पवित्र भूमि में था तो उसके साथ एक नौकरानी भी थी। अब औषधि भवन का नेता भी उसका सबसे अच्छा दोस्त है और राजकुमारी श्रद्धा वगैरह। तुझे इस महाद्वीप की खूबसूरती कैसी लगती है? सब कुछ धूल की तरह, जैसे एक कदम। विवान है, सारी जड़ी बूटियां तैयार हैं और प्रभु के शोधन कक्ष में रख दी गई हैं। आधे घंटे बाद विनीत अंदर आया। विवान है, चलो। सान्या खड़ी हो गई। जड़ी बूटियां जल्दी नहीं मिलती। उसके नुस्खे में 2 तरह की दवाइयां हैं जो बहुत दुर्लभ हैं। मुझे डर है कि अगर वो खुद उन्हें इकट्ठा करेगा तो शायद महीनों में भी न ढूंढ पाए, लेकिन औषधि भवन के लिए उन्हें आधे घंटे से भी कम वक्त में जमा करना बहुत आसान है। अंशुमान और शनि, तुम दोनों यहीं रुको, मैं बाद में तुम्हारे पास आऊंगा। शनि और अंशुमान हकीम नहीं हैं, इसलिए विवान उन्हें शोधन कक्ष में नहीं ले जाएगा, वरना वे मदद नहीं कर पाएंगे बल्कि शोधन पर असर पड़ेगा। विवान है, मैं किसी को उन दोनों को दिखाने के लिए भेजता हूं। विनीत ने एक तरफ से सुझाव दिया। नहीं, विवान है, तुम वहां जा सकते हो, हम खुद घूम लेंगे। अंशुमान ने हंसते हुए कहा। उनके लिए औषधि भवन लोक प्रसिद्ध कहानी में एक पवित्र जगह है। उनके लिए इसे देखने का मौका मिलना मुश्किल है। जाहिर है हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। औषधि भवन के लोगों को हमारे साथ भेजना बोरिंग है। कोई बात नहीं। विवान ने सिर हिलाया और हंसते हुए शनि की ओर देखा। मास्टर विनीत, तुम मेरे साथ आ सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैबिनेट लीडर के साथ तुम्हारी मदद करूंगा। एक्साइटमेंट से बोलते हुए विनीत का चेहरा खुशी से चमक उठा। पिछली बार जब वो विवान के साथ शोधन में शामिल हुआ था तो उसे बहुत फायदा हुआ था। वापस आने के बाद उसे लंबे समय तक समझ में आया और उसकी अपनी दवा शोधन की उपलब्धियों में बहुत सुधार हुआ। वो इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकता था? मैं तुम्हारे साथ जुड़ना चाहता हूं। उन्हें यह भी लग रहा था कि थोड़ा और सीखने से वो सीधे 3रे लेवल के हकीम बन सकते हैं। विनीत की एक्साइटेड आवाज सुनकर दरवाजे पर पहुंचे अंशुमान और शनि लड़खड़ा गए और लगभग गिर पड़े। आंखें फटी की फटी, हैरान। क्या तुम विवान के लिए लड़ना चाहते हो? फिर भी इतने एक्साइटेड? बड़े भाई, तुम 2रे लेवल के हकीम हो, इसे बाहर निकालो। तुम पूरे राज में बड़े आदमी हो और औषधि भवन के उपयाजक भी हो। जब तुम बाहर जाओगे तो राज्य का राजकुमार तुम्हें गुरु कहेगा। विवान के शोधन का पीछा कैसे कर सकते हो? जैसे कोई स्टूल उठाकर जल्दी जल्दी उछलने को तैयार। वे खुद को रोक नहीं पाए और उनका सिर चकराने लगा। मास्टर विनीत कोई मजोखोर तो नहीं है ना? पहले तो ऐसा नहीं दिखा। शोधन कक्ष में विवान, तुम्हारे गुरु का क्या? जब सान्या अंदर आई तो वो खुद को संभाल नहीं पाई। गुरु? कौन से गुरु?
विवान को शक हुआ। क्या तुम्हारे गुरु ये शोधन नहीं कर रहे? पलकें झपकाते हुए सान्या का सिर चकराने लगा और उसके दिल में बुरे ख्याल आए। ओह, विवान कितनी समझदार थी, उसने सान्या का शक तुरंत समझ लिया। हंसी, इस बार सान्या तुम मुझे शोधन में मदद करोगी। बिल्कुल, अनुमान सही निकला। सान्या ने एक सिगरेट मुंह से निकाली, लगभग रो पड़ी। विवान, ये सब चौथे लेवल की जड़ी बूटियां हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि मैं इन्हें शोधन करूंगी? चौथे लेवल की जड़ी बूटियों का क्या? विवान ने सोचा, पिछली बार तुमने सफलतापूर्वक शोधन नहीं किया था। लगभग पुराना खून थूकते हुए सान्या खुद को रोक नहीं पाई और विवान को पीटने की सोची। पिछली बार शोधन सफल हुआ था क्योंकि वो सिर्फ तीसरे लेवल की गोलियां थीं, लेकिन इस बार ये चौथे लेवल की औषधीय सामग्री है। दोनों में कोई तुलना नहीं। ठीक है, चिंता मत करो, पिछली बार की तरह मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहूंगी। सान्या अभी भी हिचक रही थी। विवान ने उसे तसल्ली दिया। सिर चकरा रहा था और वो लगभग बेहोश हो गई। ये मार्गदर्शन की बात नहीं है, बल्कि चौथे लेवल की औषधीय सामग्रियों में इतनी ताकत होती है। वो तीसरे लेवल की हकीम है। शोधन तो दूर, मुझे डर है कि उसके पास चौथे लेवल की जड़ी बूटियों की ताकत निकालने की काबिलियत ही नहीं है। तुम्हारा मार्गदर्शन क्या करेगा? एक पल के लिए सान्या लगभग पागल हो गई। अगर उसका आखिरी अनुभव सफल न हुआ होता तो वो मुड़कर चली जाती। लंबी सांस लेते हुए सान्या का सीना बार बार हिल रहा था। तुम निश्चिंत रहो, अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे कदमों का पालन करना होगा, विवान ने कहा। हाँ, दांत पीसते हुए सान्या ने सिर हिलाया। विवान और क्या कह सकती थी? हालांकि वादा किया था, लेकिन विवान को देखकर बेवकूफी सी लगी। उसकी आंखों का मतलब साफ था, शोधन में नाकामयाबी के बाद उसे दोष मत देना। विवान, तो हमें बताओ, ये शोधन किस लिए है? गहरी सांस लेकर शांत होते हुए सान्या ने पूछा। विनीत भी एक्साइटमेंट से देख रहे थे। शनि और अंशुमान के लिए रक्त आत्मा कुंड का द्रव शोधन करना है, ताकि वे दोनों रक्त आत्मा कुंड का शक्तिशाली साधना ले सकें। रक्त आत्मा कुंड का द्रव शक्तिशाली साधना लेने के लिए? दोनों लोग हैरान। क्या इन औषधीय चीजों से रक्त आत्मा कुंड का द्रव बन सकता है? बिल्कुल समझ से बाहर। चमत्कारी कुंड 5 उत्तर पश्चिमी देशों में है। सान्या ने इसका अध्ययन नहीं किया। इस द्रव में खास ऊर्जा होती है, लेकिन इसे रखना आसान नहीं। एक बार रक्त आत्मा कुंड से द्रव निकाल लिया जाए तो ये अपनी ताकत खो देता है और आम द्रव बन जाता है, जिसे बिल्कुल रखा नहीं जा सकता। जाहिर है, सिर्फ इनसे नहीं हो सकता, ऐसी चीज भी चाहिए। अंतरिक्ष की अंगूठी हल्की चमकी और विवान ने एक कुंड का पारदर्शी क्रिस्टल निकाला। ये है। पारदर्शी क्रिस्टल में भरी भयानक ऊर्जा को महसूस करते हुए सान्या और विनीत की पुतलियां सिकुड़ गईं और वे हैरानी जाहिर करने लगे। क्या ये वही है, रक्त आत्मा कुंड का पारदर्शी क्रिस्टल? आंखें फटी की फटी, वे चौंक गए। हाँ, सही है। विवान का पक्का जवाब सुनकर सान्या का शरीर जोर से कांपने लगा और उसका चेहरा डर से भर गया। ये रक्त आत्मा पारदर्शी क्रिस्टल रक्त आत्मा कुंड के द्रव से मिलता है। इसका इस्तेमाल रक्त आत्मा द्रव को शोधन करने की मुख्य चीज के तौर पर हो सकता है, विवान ने समझाया। उसकी आंखों में हैरानी। सान्या की आंखें अचानक बदल गईं। 5 उत्तर पश्चिमी देशों में हिम शक्ति झील है, जिसका पूरे उत्तर पश्चिम में अनगिनत ताकतवर लोगों ने अध्ययन किया। आखिरकार एक निष्कर्ष निकला। रक्त आत्मा कुंड की गहराई में कोई पारदर्शी क्रिस्टल जैसी चीज जरूर होगी जो इसकी ऊर्जा का स्रोत है। इसके लिए उत्तर पश्चिम के शीर्ष 5 देश इसे ढूंढना और अध्ययन करना चाहते थे। लेकिन रक्त आत्मा कुंड बहुत अजीब है। अगर कोई आध्यात्मिक लेवल का योद्धा इसमें घुसता है तो उसे तरक्की नहीं मिलेगी, बल्कि उसके शरीर में ताकत उभरेगी और वो फटकर मर जाएगा। इस वजह से अर्थ लेवल का ताकतवर आदमी इसमें घुस ही नहीं सकता। हालांकि स्वर्गीय लेवल का ताकतवर घुस सकता है, लेकिन शोध से पता चला कि रक्त आत्मा पारदर्शी क्रिस्टल कुंड के सबसे गहरे हिस्से में होना चाहिए। वहां रक्त आत्मा कुंड की सघनता बहुत ज्यादा है, यहाँ तक कि स्वर्गीय लेवल का सबसे ताकतवर आदमी भी वहां नहीं घुस सकता। कई खोजों के बाद बड़ी ताकतों ने भी हिम शक्ति की तलाश छोड़ दी, लेकिन कौन जानता था अब विवान ने वाकई रक्त आत्मा पारदर्शी क्रिस्टल निकाल लिया। तुम रक्त आत्मा कुंड के सबसे गहरे हिस्से में घुस गए? खुद को रोक न पाने की वजह से सान्या ने अचानक कहा। लगभग, विवान ने बेझिझक जवाब दिया। लेकिन रक्त आत्मा द्रव की खाने वाली ताकत, हाँ, थोड़ी खतरनाक है, लेकिन ज्यादा तेज भी नहीं। अगर तुम बर्दाश्त कर लोगे तो निकल जाएगा। नहीं, ज्यादा तेज नहीं। सान्या विवान को एक थप्पड़ मारना चाहती थी। क्या तुम दिखावा करना बंद कर सकते हो? साफ साफ बोल सकते हो? तुमने कहा ज्यादा तेज नहीं।
लेकिन हिम शक्ति झील की खोज के करीब 100 सालों में कोई इसे हासिल नहीं कर पाया। उनमें से सबसे दूर वाला बस 2 से 3 गुना सघनता में अभ्यास कर रहा है। सर्वे के मुताबिक सबसे गहरा हिस्सा कम से कम 10 गुना सघन है। लेकिन तुम कहते हो ज्यादा तेज नहीं, बर्दाश्त कर लो, तुम और प्रतिभाशाली हो। ये सब बकवास है ना? विवान को ऊपर से नीचे देखते हुए सान्या हैरान थी। इस आदमी की शारीरिक ताकत कितनी खतरनाक है। क्या तुम रक्त आत्मा कुंड के सबसे गहरे हिस्से तक जा सकते हो? इस वक्त सान्या को विवान के बारे में गजब की उत्सुकता हुई। अच्छा, वक्त बर्बाद मत करो और शोधन शुरू करो। विवान को सान्या के दिल के झटके का अंदाजा कहां था, उसने सीधे उसके अनुमान को काट दिया। हिम शक्ति झील का शोधन में काफी वक्त लगता है, उसके पास यहां बर्बादी का समय नहीं। धम। विवान के मार्गदर्शन में सान्या और विनीत ने फौरन आग जलाई और रक्त आत्मा द्रव का शोधन शुरू कर दिया। सिंह परिवार। इस बार औषधि भवन ने हद कर दी। उसने मेरे बेटे पर भी हमला शुरू कर दिया। क्या सचमुच लगता है कि कोई उसका इलाज नहीं कर सकता? चाय का प्याला टूट गया और कमला गुस्से में थी। उसके सामने विराज का आधा चेहरा सूझा हुआ था और चेहरा उदास था। विनीत, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम खतरे से बाहर हो? उदास चेहरे के साथ कमला ने पूछा। जब मैं अपनी मां के पास वापस गया तो मैंने बाद में जांच की। विनीत वाकई औषधि भवन में दूसरे लेवल का हकीम है और वो औषधि भवन का उपयाजक भी है। वो औषधि भवन के अंदरूनी मामलों का जिम्मेदार है और उसके पास बहुत ताकत है। विराज उदास था, ये जानते हुए कि इस बार उसे बेवजह पीटा गया था। विवान, एक छोटा सा लड़का, औषधि भवन में कब शामिल हो गया? उसकी आंखें उदास थीं और कमला का चेहरा अविश्वास से भरा था। औषधि भवन अध्यक्ष क्या पहचाने? भले ही सिंह परिवार जल्दबाजी में इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता, ऐसे शख्स का विवान से क्या लेना देना हो सकता है? मेरी मां, मैंने ध्यान से पूछताछ की और एक चौंकाने वाला सच पता चला। विराज हिचकिचाया। क्या? कमला इंतजार कर रहा थी। मैंने सुना है कि विवान औषधि भवन का हकीम हो सकता है। विराज ने हिचकते हुए कहा। क्या? पहली लेवल का हकीम? क्या तुम मजाक कर रहे हो? कमला की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका मुंह खुला रह गया। पहली लेवल के हकीम का आकलन करना बहुत मुश्किल है। कई दवा शोधन स्टूडेंट अक्सर कई बार, दर्जनों बार, यहां तक कि 60-70 साल की उम्र में भी परीक्षा पास कर लेते हैं। विवान, एक 15 साल का लड़का परीक्षा पास कर सकता है, यह बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि यह सच है, लेकिन एक बच्चे की जांच के बाद पता चला कि विवान नाम के एक जवान ने 1 महीने पहले औषधि भवन में पहली लेवल की हकीम परीक्षा पास की थी। उस वक्त विनीत मुख्य परीक्षक थे, जिससे औषधि मूल्यांकन के स्टूडेंट मंडल में काफी हलचल मच गई थी। विराज हैरान लग रहा था, लेकिन तथ्य उसे यकीन करने से नहीं रोक सकते थे। और इस तरह विनीत ने विवान का नेतृत्व करने का कारण समझ में आया। ये छोटा लड़का छिपने में बहुत गहरा है। उसके दांत चरमराए और कमला के 7 छेद धुएं से भर गए। लगता है हमें कोई और तरीका सोचना होगा। रॉय परिवार भी बेकार है। अपने दांत जोर से काटते हुए कमला के नाखून हथेली में ढंस गए। मां, दादा और वो कब आएंगे? क्रूर दिखते हुए विराज पूछने से खुद को रोक नहीं सका। चिंता मत करो, तुम्हारे दादा ने जो लोग भेजे हैं वो निकल चुके हैं। अनुमान है कि वे कुछ ही दिनों में विजयनगर पहुंच जाएंगे। उस वक्त विवान और देवयानी दोनों मर जाएंगे। कमला के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। इन टकरावों के बाद वो विवान से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी और उसे खत्म करना चाहती थी। उनमें से कुछ तो इंतजार ही नहीं कर सकते थे। देवेश न्याय हॉल दल के कई सदस्यों के साथ शराब पी रहा था और मांस खा रहा था। कप्तान, आप कहते हैं कि आज इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। आज दिन भर जो हुआ उसे सोचकर कप्तान को थोड़ा डर लग रहा था। शुरुआत में वो दल के नेता का पीछा कर रहे थे और सिंह परिवार की चापलूसी कर रहे थे, लेकिन अचानक चित्रकला शैली बदल गई और औषधि भवन ने सिंह परिवार के युवा स्वामी को हराने के लिए एक चाल चली। इस चाल ने न सिर्फ सिंह परिवार को बल्कि न्याय हॉल दल के सदस्यों को भी उलझन में डाल दिया। पूरा दिन मैं उलझन में और चिंतित रहा। मुझे डर है कि औषधि भवन उन्हें दोषी ठहराएगा और उनके पास खाने को बहुत कुछ होगा। मुझे एक चिड़िया से डर लगता है। अगर तुम भालू जैसे दिखते हो तो तुम्हें कोई समस्या हो सकती है। तिरस्कार भरे चेहरे के साथ देवेश ने हाथ हिलाया और कहा, लेकिन वो तो औषधि भवन है। औषधि भवन में क्या गलत है? आज हम भी नियमों के हिसाब से काम कर रहे हैं। रॉय परिवार ही मामले की शिकायत करता है। सिंह परिवार ने आदेश दिया है कि औषधि भवन के मुकेश मूल्यांकन के जिम्मेदार हैं। हम इसे सिर्फ
रौनक व्यवसाय मंडप कार्यालय की प्रक्रियाओं के हिसाब से निपटाएंगे। अगर औषधि भवन हमसे निपटना भी चाहे तो उसके पास कोई वजह तो होनी चाहिए ना। और फिर देवेश ने घमंड से ऊपर देखा। मेरे बड़े बहनोई दीपेश राजकीय सुरक्षा मंडल संस्थान के निदेशक थे। राजवंश में उनके भी बहुत दबदबा था। जाहिर है वो हमारी रक्षा करेंगे। तुम लोग मेरी बात मानो, निश्चिंत रहो। एक दिन बाद देवेश का शुरुआती डर भी गायब हो गया, बस तिरस्कार बचा। वो समझना चाहता था कि जब तक उसका बहनोई वहां है उसे कुछ नहीं करना। जहां तक उसके बहनोई का सवाल है, वो कार्यालय का निदेशक है। भले ही औषधि भवन ताकतवर हो, वो क्या कर सकता है? तुम्हें उनके शहर में रहना नहीं पड़ता। उन्होंने अपने चाचा को नाराज किया और सीधे रौनक इंडस्ट्री में औषधि भवन की दुकान को सील कर दिया, ताकि देखें कि औषधि भवन कहां रोता है। ये सोचकर वो शांत हो गया। ठीक है, सब लोग जल्दी खाना खा लो। आज भी मुश्किल रहा, जल्दी खाओ। मैं तुम्हें उस जगह ले चलूंगा जहां मजा आएगा। हंसते हुए देवेश के चेहरे पर एक गंदी मुस्कान थी। कई अन्य खिलाड़ी देवेश को इतना आत्मविश्वासी, तनाव मुक्त और गंदी मुस्कान देते हुए देखते हैं। उनमें से कुछ खाने पीने से भरपूर ठाठ से बाहर चले जाते हैं। विजयनगर रौनक व्यवसाय मंडप कार्यालय मुख्यालय। आपदा का कोई एहसास नहीं, बस शांति। विजयनगर रौनक शहर के प्रबंधन के जिम्मेदार ये विजयनगर रौनक इंडस्ट्री विजयनगर के सभी विभागों में बहुत लोकप्रिय विभाग है। आखिरकार विजयनगर रौनक शहर महान मायालोक राज्य की प्रमुख ताकतों का जमावड़ा है। जहां तक डाकी राज्य के व्यापारिक घरानों का सवाल है, वे इस शहर में एक दुकान ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और इस दुकान का प्रबंधन इसी रौनक व्यवसाय मंडप के हाथ में है। इसलिए भले ही रौनक व्यवसाय मंडप सुसत्ता, सेना या पैसे का जिम्मेदार नहीं था, फिर भी वो एक मोटा और अमीर आदमी था जिससे विजयनगर के बाकी विभाग जलन करते थे। हालांकि शहर की सेना के अधीन गैरीसन को वैसा सम्मान नहीं मिलता था। जहां तक रौनक व्यवसाय मंडप कार्यालय के निदेशक की बात है, वो एक बहुत मोटा आदमी है। अनगिनत प्रभावशाली बच्चों ने इस पद के लिए लगभग अपना सिर फोड़ लिया था। कार्यालय का प्रमुख दीपेश था। उस वक्त रौनक व्यवसाय मंडप संस्थान के निदेशक का पद हासिल करने के लिए उसे पिछले दरवाजे से जाना पड़ा और हर तरह के हथकंडे अपनाने पड़े। यहाँ तक कि ऐसी अफवाहें थीं कि उसने अपनी पत्नी को ऊंचे अधिकारियों और बड़े लोगों के साथ अश्लीलता करने के लिए भेज दिया था। सत्ता में आने के बाद उसने शायद ही कभी कार्यालय का काम संभाला। आम कामकाज उसके उपनिदेशक के पास छोड़ दिया गया था, लेकिन वो रोज विजयनगर के वसंत चंद्र भवन में घूमता रहता था। शाही गणमान्य लोगों के एक समूह के साथ उसके प्रेम संबंध थे, लेकिन अभी वो वसंत चंद्र भवन में है, अपने छोटे से प्रेम पुष्प को पकड़े हुए प्यार में डूबा। आपने पिछली बार प्रेम पुष्प को बहुत परेशान किया था। दर्द से तड़पता ये छोटा प्रेम पुष्प कई दिनों तक बिलेवल से बाहर नहीं निकल पाया। भारी मेकअप में लिपटा ये छोटा प्रेम पुष्प बहुत अश्लील था। उसके नाजुक हाथ दीपेश के मोटे शरीर को छू रहे थे, जिससे वो जलने और फटने लगा। हाँ, है ना? तो बताओ, मैं तुम्हें बिलेवल से कैसे उठा सकता हूँ? अरे अरे अरे! दीपेश हंसता है। उसके मोटे कान और पीले दांतों वाला मुंह है। उसका रूप बहुत अश्लील है।